तो विद्यार्थियों, बजट व्यय के अंतर्गत सरकार के व्यय यानी कि खर्चे आए। बजट प्राप्तियों में हमने आय को गिना, तो व्यय के अंदर हम खर्च को गिने। तो खर्च भी सरकार दो प्रकार से करती है। कहाँ कहाँ पर खर्च करती है, उन खर्चों को हम बजट व्यय के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे हमने बजट प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति की, ठीक ऐसे ही बजट व्यय भी दो ही प्रकार का होगा। एक को कहेंगे हम राजस्व व्यय और दूसरे को कहेंगे हम पूंजीगत व्यय। ये अब खर्च है। पहले क्या था हमारा आय, लेकिन अब ये क्या है हमारे खर्च। सरकार ने राजस्व के ऊपर क्या खर्च किया और पूंजीगत के ऊपर क्या खर्च किया, उसे हम इसके अंतर्गत लेंगे। तो जैसे हमने राजस्व प्राप्तियां पढ़ा, जिसकी दो शर्तें थी कि सरकार की जिसके प्रति कोई देयता नहीं बनती, देनदारी नहीं बनती और परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आती। वही दो शर्तें यहाँ पर है, लेकिन फर्क क्या है कि वो हमारी प्राप्ति थी और ये हमारे खर्च है। तो ये ऐसे खर्च है, ऐसे व्यय है जिसके प्रति सरकार की कोई देयता कम नहीं होगी। तो देयता कम नहीं होगी, ऐसा खर्च देयता कम नहीं होगी। दूसरा, परिसंपत्तियों में भी कमी ना आए, परिसंपत्तियां कम न हो। तो शर्तें हमारी नहीं है, ना तो जिसके प्रति कोई देयता बनती और ना ही परिसंपत्तियों में कोई कमी आती। लेकिन फर्क क्या है कि ये हमारे क्या थी, राजस्व प्राप्तियां थी, हमारी आय थी, और दूसरी चीज क्या है हमारी वो खर्च है। तो देयता भी कम ना हो और परिसंपत्तियां कम न हो, या परिसंपत्तियों का निर्माण हम यहाँ पर लिख सकते हैं, परिसंपत्तियों का निर्माण ना हो। कोई परिसंपत्ति जो है उसका कोई भी निर्माण नहीं होता। तो इसके अंतर्गत क्या है, राजस्व व्यय के अंतर्गत ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनसे ना तो सरकार की देयता कम होती, सरकार को खर्च करती है और फिर देयता में कोई कमी नहीं आती, जो कि बनी रहती है, और ना ही परिसंपत्तियों का कोई निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत राजस्व व्यय के अंतर्गत ऐसी परिसंपत्तियां कौन सी आएंगी, जैसे हमारी वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, तनख्वाह है लोगों की, तो वो उनको एक बार देने से कोई देनदारी कमी नहीं होती, क्योंकि वो हर महीने फिर से देने हैं। आमदनी, तनख्वाह जो सैलरी होती है, वृद्धावस्था पेंशन जो होती है, जो बेरोजगारी भत्ते वगैरह होती है, तो इनसे सरकार की देयता घटती नहीं, सरकार को बार बार देनी है। तो ये सरकार के वो खर्च है, वो व्यय है जिनसे सरकार की देयता कम नहीं होती और ना ही परिसंपत्तियों का कोई निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के ऊपर, बेरोजगारी भत्ते के ऊपर, या जो रोजगार के ऊपर लगे हुए लोग हैं उनकी सैलरी के ऊपर जो भी खर्च की जाती है, वो किसके अंतर्गत आएंगे, राजस्व व्यय के अंतर्गत आएंगे। तो राजस्व व्यय वे व्यय होती हैं, वे खर्च होती हैं जिनसे ना तो सरकार की देयता घटती है और ना ही परिसंपत्तियों का किसी भी प्रकार से निर्माण होता है। दूसरा घटक बजट व्यय का पूंजीगत व्यय। पूंजीगत, हमने पूंजीगत प्राप्ति भी पढ़ा। पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि जिससे सरकार की देयता कम होगी और परिसंपत्तियों के का भी निर्माण होगा। तो उन्हें हम इसके अंतर्गत लेंगे। इसके ठीक उलट है, सरकार की क्या होगी, देयता कम होगी। तो पहली शर्त पूंजीगत व्यय की कि इससे सरकार की देयता कम होगी और परिसंपत्तियों का भी क्या होगा, परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, परिसंपत्तियों का निर्माण। तो राजस्व व्यय के उलट विपरीत पूंजीगत व्यय है। तो पूंजीगत व्यय में ऐसे कौन से व्यय हैं जिससे सरकार की देनदारी एक बार करने से कम हो जाती है और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत हम इसके भी उदाहरण लेते हैं कि जिनसे सरकार की देयता कम होगी। जैसे सरकार जो ऋण देती है, तो उन ऋणों को जब सरकार वापस करती है तो इससे सरकार की देनदारी घट जाती है, सरकार की देयता कम हो जाती है। तो इसके अंतर्गत हम किसे लेंगे, ऋणों की वापसी। हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ऋण होते हैं उन ऋणों की जो वापसी होती है, वापसी
जबकि हमने वैसे ऋणों को किसके अंदर शामिल किया था, पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर। तो ये ऋण क्या थे, ये हमने लिए थे, ये उधार हमने ली थी, सरकार ने ली थी, लेकिन यहाँ पर सरकार ने इनकी वापसी कर दी। तो जब सरकार ऋणों की वापसी कर देती है तो वो सरकार के पूंजीगत व्यय होते हैं, इससे सरकार की देयता कम होती है। और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जैसे सरकार किसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसके शेयर्स जब सरकार खरीद लेती है तो इससे सरकार का क्या होगा, सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, सरकार की संपत्ति बढ़ेगी। तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के शेयर खरीदने से परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, तो उनके उन शेयरों की खरीद के ऊपर जो खर्च किया है वो क्या होगा, हमारा पूंजीगत व्यय। तो बजट व्यय के अंतर्गत हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय इन दोनों को लेंगे। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को हम जोड़ेंगे तो हमारा बजट व्यय आ जाएगा। ठीक ऐसे ही बजट प्राप्तियों के अंतर्गत अगर हम राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारी प्राप्तियां आ जाएंगी। हमारी प्राप्तियां कितनी हैं, हमारे खर्च कितने हैं, व्यय कितने हैं, उसी के हिसाब से सरकार के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। तो बजट क्या होता है, सरकार की आमदनी कितनी है, सरकार के खर्च कितने हैं, उन सभी का एक अनुमान होता है, एक एस्टिमेट होता है, और उसी के विवरण को, उसी के लेखी जोखे को हम क्या कहते हैं, सरकारी बजट कहते हैं। तो जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं वो प्राप्तियां उसकी बीते हुए वर्ष की हो सकती हैं, क्योंकि बीते हुए वर्ष के अंतर्गत उसने क्या क्या प्राप्त किया। तो जो वर्ष बीत चुका है उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में बहुत कम होता है जिक्र बजट के अंतर्गत, क्योंकि वो वर्ष, वो समय बीत चुका है। अधिकतर जो फोकस होता है बजट का वो किसके ऊपर होता है, जो समय आगे आएगा, जो सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। तो सरकार कहाँ पर, किस मद पर कितना खर्च करेगी, इसके ऊपर बजट का विशेष जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बजट की संरचना के विषय में पढ़ा। बजट के अंतर्गत हमने बजट प्राप्ति और बजट व्यय, एक एक घटक को हमने पूरे विस्तार से पढ़ा। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, बजट, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसके उपरांत आगे हम बजट के जो होते हैं उनके प्रकार के बारे में, जो सरकार खर्च करती है, सरकार जो व्यय करती है, सार्वजनिक खर्चे जो करती है वो कहाँ कहाँ पर कैसे करती है। तो जो सार्वजनिक खर्च होते हैं, यानी कि जो सरकारी चीज़ों के ऊपर, सार्वजनिक चीज़ों के ऊपर जो खर्च किए जाते हैं, वो सभी खर्च किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आएंगे। तो सार्वजनिक व्यय के ऊपर सरकार किस प्रकार से कितना खर्च करती है, इसे हम चार भागों में बांट सकते हैं। एक विकास, दूसरा विकासेतर। विकास और विकासेतर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सरकार जो विकास कार्यों के ऊपर जो भी खर्च करती है, जैसे सरकार ने पार्क बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए या सड़कें बनवाई हैं, तो पानी की सुविधा की है, तो इन सभी खर्चों के ऊपर सरकार जो खर्च करेगी वो सरकार के विकासात्मक कार्यों के ऊपर खर्च कहलाएगा। और इन कार्यों के अतिरिक्त सरकार जो खर्च करेगी वो सरकार के विकासेतर खर्च कहलाएगा। इसके अलावा जो सार्वजनिक खर्च होते हैं हमारे, सरकार के द्वारा जो खर्च किए जाते हैं, उन्हें हम योजना और योजनेतर इन दो भागों में भी बांट सकते हैं। सरकार प्लानिंग के थ्रू चलती है, योजना बनाकर चलती है कि इस समय के दौरान हमें इन चीज़ों के ऊपर इतना खर्च करना है। तो जो सरकार ने प्लान से काम किया, योजना बनाकर जो खर्च किए, वो खर्च हमारे योजना सार्वजनिक व्यय कहलाएंगे। और योजना बनाए बगैर जो खर्चे किए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो व्यय किए जाते हैं, वो योजनेतर व्यय कहलाए। तो इस प्रकार जो सरकार के द्वारा व्यय किए गए, खर्च किए गए, उन खर्चों को, उन व्यय को हम चार भागों में बांट सकते हैं। विकास, विकासेतर, योजना, योजनेतर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने बजट की पूरी संरचना के बारे में पढ़ लिया। सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक खर्च किया जाता है उसके विषय में हमने पढ़ लिया। तो आज की कक्षा के अंदर हम इस विषय को यहीं पर रोकेंगे, और जो अगली हमारी कक्षा होगी उसके अंदर हम अपने बजट को आगे बढ़ाते हुए बजट के प्रकार और बजट के अंतर्गत आने वाले घाटों के विषय में हम पढ़ेंगे। अब सरकार के सार्वजनिक व्यय चार प्रकार से करती है। योजनात्मक कार्यों के ऊपर, गैर योजनात्मक कार्यों के ऊपर, विकासात्मक कार्यों के ऊपर और गैर विकासात्मक कार्यों के ऊपर। लेकिन सरकार इन सभी के ऊपर खर्च क्यों करती है, सरकार सार्वजनिक व्यय क्यों करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
एक अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक व्यय बहुत ही आवश्यक है। तो सार्वजनिक व्यय यानी कि सरकार के द्वारा किया गया व्यय, सरकार के द्वारा किया गया खर्च। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य जिसकी वजह से सरकार सार्वजनिक व्यय करती है वो है सरकार अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए, ताकि जो विकास की दर है वो बढ़े, उसके अंदर वृद्धि हो, इसके लिए सरकार क्या करती है, सार्वजनिक व्यय करती है। सरकार नहरें बनवाती है, बांध बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, सड़कें बनवाती है, पानी की सुविधा करवाती है। तो ये सभी कार्य सरकार क्यों करती है, ताकि देश अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की दर बढ़े। अन्य महत्वपूर्ण कार्य लोगों का आर्थिक कल्याण बढ़े। सरकार बहुत सारे ऐसे काम भी करती है जो गरीब वर्ग है, जो समाज का निम्न वर्ग है, जिससे उनको बहुत अधिक फायदा पहुंचता है, उनका कल्याण होता है। तो सरकार का सार्वजनिक व्यय करने का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हुआ आर्थिक कल्याण को बढ़ाना। सरकार बहुत सारी ऐसी सुविधाएं प्रदान करती है जो समाज के निम्न वर्ग को प्राप्त होती है, ताकि निम्न वर्ग भी ऊपर उठ सके। तो इस तरह से सरकार जो असमानता है, जो अमीर और गरीब की असमानता है, उसको कम करने के लिए, समाज से गरीबी को हटाने के लिए, असमानता को हटाने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय करती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से सरकार सार्वजनिक व्यय करती है। जो अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी और तेजी की स्थितियां आती रहती हैं, मंदी की स्थिति भी आती है, तेजी की स्थिति भी आती है। मंदी की स्थिति में कीमतें बहुत गिर जाती हैं, डाउन हो जाती हैं, और तेजी में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। जब स्थिति मंदी की होती है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता खरीदने के लिए, लोगों की मांग बहुत गिर जाती है, आमदनी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में सरकार खर्च करती है, सरकार बांध बनवाती है, सड़कें बनवाती है, बहुत सारे अन्य ऐसे कार्य हैं जहाँ पर सरकार खर्च करती है। जब सरकार खर्च करेगी तो लोगों की आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और वो खर्च अधिक करेंगे। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से बाहर निकलेगी। ठीक ऐसे ही अगर अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है, महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो सरकार सार्वजनिक व्यय को कम करके महंगाई को कम कर सकती है। सरकार अपने द्वारा किए गए खर्चों में कमी लाती है। खर्चों में कमी लाने से लोगों की आमदनी के अंदर भी कमी आती है। जब लोगों की आय घटेगी तो उनके खर्च घटेंगे, उनके खर्च घटेंगे तो इस प्रकार से महंगाई भी नीचे आएगी, महंगाई की दर में कमी आएगी। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था को मंदी और तेजी की स्थिति से निकालने के लिए, जो बेरोजगारी की स्थिति है उस पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय किया जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने अपनी आज की कक्षा के अंदर बजट की संरचना के बारे में पढ़ा। बजट के दो घटक, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, जिसके अंतर्गत हमने राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय क्या होता है और सरकार सार्वजनिक व्यय किस प्रकार से करती है और इस सार्वजनिक व्यय का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इन सभी के बारे में हमने अपनी आज की कक्षा में पढ़ा। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे और जो हमारी अगली कक्षा होगी वहाँ पर हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बजट घाटे और बजट घाटे के प्रकार और बजट के प्रकार, इन सभी विषयों पर पढ़ेंगे।